हम लोग पढ़ रहे थे, पढ़ना है हम लोग को। नया चैप्टर पढ़ाना है आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड देयर पीरियोडिसिटी। और इसके बाद पढ़ा देंगे केमिकल बॉन्डिंग। आपका सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा। पहले पीरियोडिक टेबल ही उसी चैप्टर का नाम है, टॉपिक है पीरियोडिक टेबल, चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड देयर पीरियोडिसिटी, और टॉपिक का नाम है पीरियोडिक टेबल। चलिए हेडिंग डालेंगे सभी लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स एंड देयर periodicity, classification of element and their periodicity, classification of element and their periodicity। इसको पढ़ने से विद्यार्थी आपको इनऑर्गेनिक बहुत आसान लगेगा 12th में। बात समझ में रहा है? इनऑर्गेनिक जब पढ़ना शुरू कीजिएगा ना तो बहुत ऐसा चीज मिलेगा जो इसमें आप पढ़ चुके हो। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी, उसी को आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज भी उसको कहते हैं। तो बहुत ऐसा चीज है जो आप पहले आयोनाइजेशन पोटेंशियल, समझ में रहा है? तो बहुत ऐसा चीज है जो आप पहले पढ़ चुके होंगे, और 12th में जब पी ब्लॉक पढ़ना शुरू कीजिएगा तो उसमें यूज होगा। तो वहां जब पढ़ाया जाएगा तो एक तो आप इसमें पढ़ चुके होंगे, फिर वहां पढ़िएगा तो 2 बार हो जाएगा, तो आपको काफी हेल्प होगा, मदद मिलेगा। हम लोग बात कर रहे हैं विद्यार्थी, इस चैप्टर का नाम होगा हिंदी में तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्तीकरण। तत्वों का वर्गीकरण एवं उनके आवर्तीकरण लिखना, एवं उनके आवर्तीकरण। पीरियोडिसिटी का मतलब बहुत छोटी बात नहीं होती है, पीरियोडिसिटी शब्द का मतलब बहुत बड़ा बात होता है। जब पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। और ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा इसमें लेक्चर है, फिर पढ़ाना शुरू करेंगे। बहुत ऐसी चीजें हैं जो इसमें आप जानते होंगे, नाम रखा जाएगा तो आपको एक चीज और पहले से जानते थे। जैसे विद्यार्थी हुआ क्या कि जब एलिमेंट का खोज होना शुरू हुआ, तत्वों का खोज होना शुरू हुआ, तो एक तत्व की संख्या थी, 2 तत्व थे, 3 तत्व थे, तो सबके बारे में अलग अलग पढ़ा जाने लगा। सबके बारे में अलग अलग पढ़ा जाता था, सबके गुणों को अलग अलग स्टडी किया जाता था। लेकिन जैसे ही तत्वों की संख्या बढ़ने लगी, सारे तत्वों के बारे में अलग अलग, उनके गुणों के बारे में अलग अलग याद रखना संभव नहीं हो पा रहा था। जैसे विद्यार्थी अभी क्या है, हम लोग के क्लास में अगर मान लीजिए 10 गो बच्चा रहता तो किसी का रसीद काटने की जरूरत था? चेहरा पर याद रहता कि तू 2000 दिले बड़ा, तू 2500 दिले बड़ा, तू 4500 दिले बड़ा, तू 5000 दिले बड़ा। लेकिन अब बाबू चेहरा पर, जब आज 1200-1300 बच्चे अगर 12th में पढ़ रहे हैं, तो क्या चेहरा पर हम याद रख सकते हैं कि कौन कितना रुपए दिया है? तो हम लोग क्या करते हैं, रसीद बनाते हैं, और उसमें एक सीरियल नंबर होता है कि इतना नंबर सीरियल वाले विद्यार्थी, आप अभिषेक कुमार है, आप सोनू कुमार है, आप फलाना कुमार है, नाम रहता है कि नहीं? तो वो आसान हो जाता है, एक तरीका बना दिया गया जिससे हम नाम से नहीं लेकिन सीरियल नंबर से सबको याद रख सकते हैं कि कौन कितना पैसा दिया है। मान लो सीरियल नंबर नहीं रखता, अभिषेक कुमार 4 को हो जाता है,
दुगड़ा का फुल पेट रहता, दुगड़ा का हाफ पेट रहता, तो जब फुल पेट रहता कहता हम हुए अभिषेक कुमार हई। सबके बारे में पढ़ना मुश्किल होता। तो जब तत्वों की संख्या बढ़ने लगी तो अलग अलग सब तत्वों को स्टडी करना, उनके एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को याद करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो वैज्ञानिकों ने एक प्रयास किया, एक ऐसा प्रयास किया, उन्होंने सोचा यदि जो एलिमेंट्स का खोज हुआ है यदि उनको सिस्टमेटिक ढंग से सजा दिया जाए, उनको व्यवस्थित कर दिया जाए, ऐसे ढंग से व्यवस्थित किया जाए जिन जिन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी समान हो, जिन जिन तत्वों का गुण समान हो, उनको एक साथ रखा जाए। तो ऐसा न हो, ठीक है ना। विद्यार्थी आया 12th के बैच के लिए, बता दीजिए तो जिन जिन तत्वों की प्रॉपर्टी समान हो उनको एक साथ रखा जाए। इससे क्या होगा कि अगर एक एलिमेंट के बारे में हम पढ़ लेंगे, हर एलिमेंट के बारे में पढ़ लेंगे, विद्यार्थी अगर इसमें 8वां का बच्चा बैठा दिया जाए, 9वां का बच्चा बैठा दिया जाए, 10वां का बच्चा बैठा दिया, तो क्यों कहेगा कि 12th का बैच है, 9वां का बैच है, 10वां का बैच है? नहीं। अगर सबको 12th का बच्चा बैठाया जाए तो कौन 12th का बैच है। आप समझ में आ रहा है? तो इसलिए विद्यार्थी समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखना शुरू किया गया। एक एलिमेंट के बारे में पढ़ लेंगे, एक तत्व के बारे में पढ़ लेंगे, तो उस श्रेणी में या उस समूह में आने वाले जितने भी तत्व होंगे सबका अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक के बारे में पढ़ लेंगे, सबका जानकारी हो जाए। इसी घटना को नाम दिया गया बाबू क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। और इस काम को सबसे पहले शुरुआत किए थे, आप लोग नाम जानते हैं, डोबेराइनर। आप लोग 10th क्लास में पढ़े डोबेराइनर का त्रिक नियम, हिंदी में पढ़ते हैं, और इंग्लिश में डोबेराइनर ट्रियड्स। इसके बाद आए थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था न्यूलैंड, ऑक्टेव रूल, ऑस्टॉक नियम दिए थे। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए, दो आदमी, एक का नाम था लोथर और एक का नाम था मेयर। लोथर मेयर कर्व आया, ठीक है। उसके बाद आए बाबू मेंडलिट, कौन आए? और फिर आए हेनरी मोसले, जिन्होंने मॉडर्न पीरियड टेबल को बनाया। यही हम लोग को इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, तो सिमिलर प्रॉपर्टी रखने वाले तत्वों की व्यवस्था के बारे में, उनके अरेंजमेंट के बारे में, ठीक है। इसी चैप्टर को हम कहते हैं बाबू क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड देयर पीरियोडिसिटी। मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? सबको क्लियर है? ये इनऑर्गेनिक में आता है बाबू, इसमें आता है ये सब इनऑर्गेनिक का पार्ट है। लिख लीजिए, द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री in which we study about arrangement of, मुंह से तब पार्टिकुलर नहीं बोल रहा था, खाली चल रहा है अभी, लेकिन हम लोग अभी किसका अरेंजमेंट कर रहे हैं बाबू? तत्वों का अरेंजमेंट ऑफ। अब यही में कोई कोई की गलती पड़ा होता रहो, बच के अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी।
फिजिकल एंड केमिकल property, then that branch is called that branch is called that branch is called classification of elements and their periodicity. That branch is called classification of element and their periodicity. जानते हो पीरियोडिसिटी का मतलब है होता है केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना। एक रेगुलर अंतराल के बाद, एक नियमित अंतराल के बाद समान प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स जब रिपीट करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं पीरियोडिसिटी। जब आगे हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में जिसको लिखना है लिखिए। अकार्बनिक रसायन की वह शाखा, अकार्बनिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत इसके अंतर्गत हम हम ठीक है बाबू, तत्वों के तत्वों के वर्गीकरण तत्वों के वर्गीकरण और कोष्ठ में लिख लेना बाबू व्यवस्था। वर्गीकरण करने का मतलब बाबू व्यवस्था करना, सजाना। तत्वों के वर्गीकरण हो गया एवं एवं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण के बारे में, उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण के बारे में, गुण के बारे में अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं तो उसी शाखा को उसी शाखा को उसी शाखा को तत्वों का तत्वों का वर्गीकरण एवं उनके आवर्तीकरण कहते हैं। तत्वों का वर्गीकरण एवं उनके आवर्तीकरण कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए, ये तो बाबू चैप्टर का परिचय होगा कि इसमें हम लोग को पढ़ना है कि एलिमेंट को कैसे सजाया जाएगा और उनके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगे और उनके भौतिक प्रॉपर्टी मतलब सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगे, भौतिक गुण क्या होंगे और रासायनिक गुण क्या होंगे। समझ में आ गया बात? अब आइए, अब हम जानेंगे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने एलिमेंट को सजाने का प्रयास किया। इस श्रेणी में सबसे पहले कौन आते हैं? गवेराइनर। अब चैप्टर को शुरू करते हैं, लिखिएगा पॉइंट बना के। मेनी साइंटिस्ट
were provided upon theory to classification of element. To classification of element. Many scientists were provided upon theory to classification of element. बाबू लिख लिया सब, लिखो हिंदी में इसको, मतलब समझ जाओ। कह रहा है बहुत वैज्ञानिकों ने प्रोवाइड मतलब प्रस्तुत किया, कॉन्सेप्ट दिया, या प्रपोज्ड मतलब भी देना, प्रतिपादन करना, प्रतिपादित किया। अपॉन थ्योरी माने अपना सिद्धांत, काहे के लिए दिया? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों के वर्गीकरण के लिए अपना सिद्धांत दिया बहुत सारे वैज्ञानिकों ने। इसको हिंदी में लिखेगा, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए, तत्वों के वर्गीकरण के लिए अपने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और डैश दे दीजिए, अपने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और डैश दे दीजिए। लिख लिए बाबू। इस लाइन में सबसे पहले आते हैं, लिखिएगा, वेराइनर पीरियड्स। क्या होता है बाबू? एमुना हाला, बाहर इतना हाला हो रहा है, बाहर इतना हाला क्या हो रहा है? कौन बच्चा है? बैठ जो पढ़ता है तो हाला करेगा लोग तो। इसको हिंदी में कहते हैं बाबू वेराइनर का त्रिक नियम। वेराइनर का त्रिक नियम, त्रिक नियम, ट्रिक मत लिखना सर, त्रिक नियम। तो है त्र, है त्र, आई य र ल छ त्र गया, यानी कर्व हो गया है ना, उसका सुधार। तो कोई ऐसे गलती पड़ा, बहुत ही गरीब बाबू हम में चला था नहीं। हाँ डिप्रेशन में, हम बाबू गलती नहीं होता, ठीक है। त्रिक नियम, अब यहाँ से समझिए, हुआ कहीं कहीं ट्रिगर्स लिखा होता है। अब इसका भी मतलब समझा देते हैं। वो तीन तीन गो का समूह, तीन गो बनाए थे, तो वो अपना नियम एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार बनाए थे? तीन बार। इसीलिए वो तीन तीन गो के समूह को ट्रियड कहते हैं। ट्रियड चूंकि एक गो नहीं है, तीन गो है, तो ट्रियड्स लिखा होगा। उस पर भी हम चर्चा कर देते हैं। कोई आपसे कहेगा तो कहेगा ट्रियड, ट्रियड का मतलब होता है तीन तीन गो का सेट, तीन तीन गो का सेट। तो जो सेटवा बनाए थे वो तीन गो बनाए थे, तो
ट्रियड 3 बार हो गया ना, तो इसीलिए वहां पर ट्रियड्स लिखा रहता है। आपको कोई कंफ्यूज करने का प्रयास कीजिए कि एस छूट गया तो गलती हो गया, या इसका मतलब क्या है, तो आप उसको समझा सकते हैं ना। अब हम वो सब बात बोले ना तो खुद ही लोग गलती पड़ा होता है कि देखिए एक्चुअली में दिक्कत ये बात है ना बाबू, कि अगर किसी सच को आप 100 बार झूठ 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 कहिएगा ना तो झूठ हो जाता है। ये सब दिक्कत है। इसलिए बुक पढ़िए और अच्छा से स्टडी कीजिए। और इस धरती पर बाबू कोई बाबू अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटी अशुद्धियां होती है। आदमी का काम ये होता है कि अगर उसको पता चले तो सुधार ले, चतराई नहीं करे। और सामने वाला का पता ये बात होता है कि आप किस चीज से कंपेयर करके पूरे नॉलेज को तुलना कर रहे हैं, ये देख लीजिए। तो वो डोबराइनर का ट्रियड, डोबराइनर का त्रिक नियम, इसमें हुआ क्या था। एक तो इस वैज्ञानिक का नाम था डोबराइनर, इसलिए इसके नाम पे पड़ा। और त्रिक का मतलब है यहाँ पर 3। ट्रियड का मतलब क्या है। डोबराइनर क्या किए कि अपने समय में जितने एलिमेंट इनके खोज हुए थे, जितने तत्वों का खोज हुआ था, उन तत्वों का 3-3 गो का समूह तैयार किए। कितने तत्वों का, 3-3 एलिमेंट का समूह तैयार किए। इसीलिए उसका नाम रख दिए क्या चीज, ट्रियड। और हिंदी में क्या कहते हैं। अब कौन 3 गो एलिमेंट नहीं रखे, कौन 3 गो एलिमेंट नहीं रखे, वैसे एलिमेंट को रखे, वैसे एलिमेंट को रखे। इसमें दोनों किनारे वाले एलिमेंट का मास का जो एवरेज वैल्यू था वो बीच वाले एलिमेंट के मास के लगभग बराबर या काफी हद तक बराबर या एग्जैक्ट बराबर जाए। एग्जैक्ट बने एकदम हूबहू सेम हो जाए, या काफी हद तक बराबर का मतलब दशमलव का अंतर हो। आगे बस थोड़ा देर का क्लास है, 5 मिनट रुकिए, रिकॉर्डिंग में है इसीलिए तो आ जाते हैं। तो डबराइनर क्या किए बाबू, वो क्या किए कि 3-3 एलिमेंट का सेट तैयार किए। अब वो कितने एलिमेंट का सेट तैयार किए, जैसे ए बी, 3 एलिमेंट ले लिए और उसको इस हिसाब से तैयार किए, ए का मास और सी का मास, इन दोनों का मास जोड़ के जो एवरेज निकलेगा, एवरेज कैसे निकलेगा, एम का मास और सी का मास जोड़ दीजिएगा, 2 बार जोड़े हैं तो 2 से भाग कर दीजिएगा, तो यह बी के मास के बराबर होना चाहिए। इन दोनों के मास का जो एवरेज होगा, औसत होगा, वह बी के मास के बराबर होना चाहिए। ऐसे ही एलिमेंट को 3-3 गो को साथ रखें। मेरी बात समझ में आ गई। और 3 ऐसे एलिमेंट को साथ रखे जिनका प्रॉपर्टी भी क्या था, सेम था, और ये भी कंडीशन पालन करता था। प्रॉपर्टी भी सेम होना चाहिए और ये कंडीशन भी पालन करना चाहिए। वैसे ही एलिमेंट को एक साथ रखा। अब बहुत बार क्या हुआ, नियम का है फेल किया। तो बहुत ऐसा केस था कि जहाँ एलिमेंट का प्रॉपर्टी तो सेम था लेकिन मासवा का एवरेज सेम नहीं हो रहा था, जितना आना चाहिए था वो उतना नहीं आ रहा था। तो ऐसा तब हुआ जब हेवी एलिमेंट का, भारी भारी तत्वों का खोज होने लगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है। तो आपसे कोई पूछेगा कि डोबराइनर का त्रिक नियम क्या है, तो कहिएगा कि अपने समय में ज्ञात तत्वों का, नॉन एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करने के लिए डोबराइनर ने 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बना करके एक रूल दिया, एक थ्योरी दिया। उसी थ्योरी को हम डोबराइनर ट्रियड के नाम से जानते हैं। और इस थ्योरी के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार एक ग्रुप में, एक समूह में वैसे 3 तत्वों को रखा जाता है जिसमें दोनों किनारे वाले तत्वों के मास का जो औसत है, एवरेज है, वह बीच वाले एलिमेंट के मास के एग्जैक्ट या अप्रोक्स, लगभग या फिर एग्जैक्ट उतना ही बराबर होना। यही डोबराइनर का त्रिक नियम। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत।
आइए तब लिख लिया जाए, फिर पढ़ा भी जाएगा, एग्जाम्पल भी, तब इनका ड्रॉबैक्स भी पढ़ा जाएगा। ड्रॉबैक्स का मतलब ड्रॉबैक्स नहीं होता है यहाँ पर, देखिए बहुत लोग ड्रॉबैक्स ड्रॉबैक्स कह देता है, ड्रॉबैक्स नहीं होता है, लिमिटेशन होता है। जैसे मान लो जब हमें थ्योरी दिया गया होगा तो उस समय यही सुपर होगा, बाद में कोई चीज खोज हुआ तो शायद जब वो चीज पहले से रहता तो थ्योरी बनता ही नहीं, तो तब बाद में ना आया, तो उस पर ये थ्योरी अप्लाई नहीं कर रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे थ्योरी गलत हो गया, हम ये कहें थ्योरी में लिमिट आ गया, अब इसके आगे थ्योरी नहीं जा सकता है, तो दिस इज कॉल्ड लिमिटेशंस ऑफ डोमिनाइनर ट्रियड। आलोक का ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स का मतलब होता है कि इसकी गलती है, तो इसमें थ्योरी में गलती थोड़े था, थ्योरी तो जब बना था तो सब एलिमेंट पे लागू था, जब नया एलिमेंट का खोज हुआ तब थ्योरी लागू, माने लिमिट में रह गया, लिमिट से बाहर नहीं जा पाया, इज कॉल्ड लिमिटेशंस ऑफ डोमिनाइनर ट्रियड। बात समझ में आ रहा है? लिखिएगा, टू द क्लासिफिकेशन ऑफ, टू द क्लासिफिकेशन ऑफ all known elements, all known elements Dobereiner was proposed proposed a theory which was लिखना, कि बाबू पास्ट टेंस में ना तो फिर कहेगा सब गलती पढ़ा, ग्रामर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। which was based on based on based माने आधारित, group of three elements which was based on group of three elements three elements then that theory is called, that theory is called Dobereiner ट्रियड्स, और इसको इन्वर्टेड को में घेर दीजिएगा, फुल स्टॉप देके और पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। क्या बाबू? डोबेराइनर ट्रियड्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, नोट की तो बाहर से बैठ
चलिए, तो बाबू इसमें हम लोग को क्या करना था बाबू, तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो लोग बाद में वीडियो को देखेंगे, थोड़ा सा एक जरूरी काम था इसलिए बाहर गए हुए थे, ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी those three elements those three elements are kept in a group have have similar chemical properties similar chemical properties and atomic mass of middle element is इन वैल्यू या एवरेज वैल्यू भी आप कह सकते हैं बाबू। इन माने होता है माध्य, माध्य भी तो एवरेज है ना होता है बाबू। एवरेज वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास ऑफ बोथ another elements both another elements हो जाएगा तो बोलिएगा। अभी देखिए डबराइनर क्या कहते हैं। डबराइनर कहते हैं दोज थ्री एलिमेंट्स, वैसे तीन तत्वों को हम लोग रखा गया था, विच हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनका रासायनिक गुण क्या हो, समान हो, और जो बीच वाला एलिमेंट है एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, जो बीच वाला तत्व है उसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो क्या होगा, मीन वैल्यू होगा, औसत वैल्यू होगा किसका, एटॉमिक मास ऑफ बोथ अनदर एलिमेंट। जो अन्य एलिमेंट बचेंगे उनके एटॉमिक मास का जो एवरेज होगा वो बीच वाले के एटॉमिक मास के क्या होगा, बराबर होगा, तबे उस एलिमेंट को हम लोग ग्रुप में रखेंगे। ऐसा किसका मानना था। लेकिन जब हेवी तत्वों का खोज होने लगा तो उनका नियम उस पर काम नहीं किया, तो न्यूलैंड का आ गया, उसके बाद लोथर मेयर कर्व आ गया जो काफी दिन तक सक्सेसफुल नहीं रहा। तो मेंडलीव का टेबल आया तो पूरा इतिहास क्रांति ला दिया, बहुत बहुत काफी हद तक सही था और आज भी उसको वैलिड माना जाता है। वो मास के आधार पे था और मोस्ले का जो टेबल है वो नंबर के आधार पे था। इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, देखिएगा। अपने समय तक ज्ञात तत्वों के अपने समय तक ज्ञात तत्वों के वर्गीकरण के लिए डबराइनर ने इन रुक जाइए, डबराइनर ने एक नियम का प्रतिपादन किया। डबराइनर ने एक नियम का प्रतिपादन किया, लिख लिए विद्यार्थी, लिख लिए, एक नियम का प्रतिपादन किया जो जो
तीन तीन तत्वों के समूह पर आधारित था। जो तीन तीन तत्वों के समूह पर आधारित था, देख ले बाबू, उसी सिद्धांत को नोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। उसी सिद्धांत को नोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, बोले इस नियम के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार लिखना, इस सिद्धांत के अनुसार बोले समूह, इस सिद्धांत के अनुसार समूह में वैसे तीन तीन तत्वों को रखा गया वैसे तीन तीन तत्वों को रखा गया वैसे तीन तीन तत्वों को रखा गया जिनका वैसे तीन तीन तत्वों को रखा गया जिनका रासायनिक गुण समान हो, जिनका रासायनिक गुण समान हो एवं बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान दोनों किनारे वाले तत्व, यानी दोनों अन्य तत्व लिखेगा, दोनों अन्य तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत मान के बराबर अथवा समतुल्य हो, समतुल्य का मतलब समझते हैं कि तुलना करें तो लगभग भी बराबर है तो उसको समतुल्य कहते। ठीक है, वैसे तत्वों को हमको एक साथ रखना था। बहु एक बार बोर्ड पर ध्यान दीजिए, नोबेराइनर क्या कहते हैं कि तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाइए। जैसे मान लीजिए हम तीन एलिमेंट का ग्रुप बना दिए, ए, बी और सी। तो सबसे पहला कंडीशन है कि ए, बी और सी का केमिकल प्रॉपर्टी आपस में क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। ये तीन ग्रुप का यदि एलिमेंट बना है, दैट इज ए, बी एंड सी having similar chemical properties, पहला बात यह है कि अगर ए, बी, सी इस तीन एलिमेंट का अगर मान लीजिए कि ग्रुप बना हुआ है तो तीनों का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, सेम। और इसके बाद कहता है विद्यार्थी कि अगर ए का मास है Ma, बी का मास है Mb और सी का मास है, और नीचे सी लिख लेना, Mc,
तो अब कहता है विद्यार्थी जी कि बीच वाला का जो मास होगा mv, इन एलिमेंट को उसी को एक साथ रखना है एक ग्रुप में, इसका प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो, समान हो, और बीच वाला का जो मास है वो दोनों किनारे वाले के मास के, दोनों किनारे वाले के मास के एवरेज के क्या हो, बराबर हो, या इसके समतुल्य भी हो जाए, काफी हद तक बराबर हो जाए तो भी सही। सिमिलर लिखवाए होंगे, या फिर इक्वल टू मीन वैल्यू लिख लीजिए, इक्वल टू लिख लीजिए, इक्वल टू मीन वैल्यू बोले होंगे, इज इक्वल टू मीन वैल्यू सेंटेंस में लिख लीजिए, इज इक्वल टू मीन वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास ऑफ बोथ अनदर एलिमेंट, ठीक है, वही बराबर हो, एक बार ध्यान दीजिए। तो बाबू अब इसके लिए हम एग्जाम्पल उठाते हैं कि कौन कौन एलिमेंट का सेट तैयार किए थे। तो सबसे पहले ही तैयार किए थे बाबू लिथियम, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। बाबू लिथियम का मास होता है, आप सब लोग जानते हैं 7, कितना होता है, लिथियम का जो एटॉमिक वेट है 7 हो गया, और बाबू सोडियम का कितना होता है 23, और पोटेशियम का कितना होता है 39, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा 23.0, 39.0 और 7 ऐसा लिखते हैं। अब विद्यार्थी ध्यान से देखिए, हुआ फर्स्ट एलिमेंट, 3 एलिमेंट का हम बाबू प्रॉपर्टी बना दिए, अब इन तीनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। तो कैसे चेक करेंगे, तो इसका सिंपल तरीका है, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है रिएक्शन करने का तरीका, रासायनिक गुण का मतलब होता है रिएक्शन करने का तरीका। तो जैसे मान लीजिए आप लोग कॉन्फ़िगरेशन सीखे हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, 1s2 2s1, इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर दे, मेटल है 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो इसका ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट में ड्यूप्लेट पूरा करते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़कर दूसरा ऑर्बिट होता है उसमें ऑक्टेट पूरा करते हैं, आप लोग पढ़े हुए हैं ये बात। तो इसका बाबू 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते इसका ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा। इसकी वैलेंसी जो है, संयोजकता जो है, ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया 1, तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा 1। तो संयोजकता 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो किसी को 1 इलेक्ट्रॉन न देगा, इससे अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कितना बॉन्ड बना सकता है 1। अब देखिए सोडियम का चेक कीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s1, कितना बनाएगा, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा कि नहीं। इसने अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा। पोटेशियम चेक कीजिएगा 4s1 आता है उसमें। अब आप बताइए सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है कि नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी का बात कीजिएगा तो तीनों बाबू सॉलिड स्टेट में होता है, तीनों धातु है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, तीनों मेटल है, तो तीनों का गुण सेम होगा कि नहीं होगा, पक्का। तो बाबू सिमिलर प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा, लेकिन इसके लिए कंडीशन था, प्रॉपर्टी खाली सिमिलर होने से नहीं रख देना था, दूसरा कंडीशन ये था कि बीच वाला का जो मास होगा दोनों के मास के एवरेज के क्या होगा बराबर। तो एक बार चेक कीजिए, तो एवरेज निकालिएगा, तो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास मतलब एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ बोथ, एवरेज ऑफ एटॉमिक मास, क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास अलग चीज होता है, आप लोग पढ़े हुए हैं, औसत परमाणु द्रव्यमान मोल कंसेप्ट में पढ़ाए हुए हैं, वो अलग चीज होता है, आइसोटॉपिक मास होता है वो।
एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ बोथ अनदर एलिमेंट, बोथ अनदर एलिमेंट, तो दोनों अलग अलग तत्व हैं, उनके एटॉमिक मास का औसत एवरेज चेक करते हैं कितना आ रहा है। पहला का मास कितना है 7, दूसरा का मास कितना है 39, 39/2 कर देंगे तो 46/2 आएगा, घटाएंगे कितना हो जाएगा 23। अब बताइए क्या बीच वाले के मास के बराबर है, ये ग्रुप सही है कि नहीं है। इसको फर्स्ट पीरियड कहा गया, क्या कहा गया फर्स्ट पीरियड। अब ऐसा ही बाबू सेकंड और थर्ड पीरियड, टोटल 9 एलिमेंट का पीरियड्स बना था, तो पे बात करेंगे, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहां से नोट कीजिएगा, ये थ्योरी का जो बात था इसको डायग्राम से समझा दिए, फिर नीचे एग्जांपल पीरियड्स दिखाए हुए हैं आप लोग। हो गया। नहीं अभी दो और पीरियड है, पढ़ लीजिए। अभी वो पीरियड आज पढ़ाएंगे, वो पीरियड कल थोड़े पढ़ाएंगे हैं। पूरा कर देते हैं तब कल इसका लिमिटेशन पढ़ के न्यूलैंड्स का शुरू किया जाएगा। 3-4 दिन तक 5 दिन कंटिन्यू चलेगा तो खा मत चले। देखिए दूसरा पीरियड दिया गया बाबू, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और एक एलिमेंट लिया गया बेरियम। ठीक है, अब देखिए इसका मास आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मास दिखाने की कोई जरूरत नहीं, आप खाली एलिमेंट याद रखिए। मास वो याद कैसे कर सकते हैं आप, वो का मास याद कर लिया संभव है। मास आपको याद करने का, आप खाली याद रखना है कौन कौन एलिमेंट, फिर भी हम मास देखिए बता देते हैं। इसका मास होता है 40, इसका मास होता है 87.6 और इसका मास होता है 137.3। हम लोग भी याद किए बाबू, पढ़ाने के लिए पहले इसको देखना पड़ता है मास को, लबराई फेंकने से थोड़े कुछ होगा। 20 तक मास निकालने का याद रहता है, इसके ऊपर मास निकालने का कोई तरीके नहीं है, तो आप कुछ कुछ एलिमेंट है जो जनरल यूज होता है उसका याद हो जाता है, जो रोज यूज हो रहा है। भाई एलिमेंट रोज यूज हो रहा है, रोज यूज होता है, इसका यूज होता है,
अरे 20 तक है तो 40 याद है। अब सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 होता है, याद है? 47 होता है, याद है? तो ये रोज लिखा रहा है तो याद है। कोई कोई चीज है बाबू जो रोज नहीं लिखा था, जो रोज नहीं लिखा रहा है वो याद नहीं होता है। अब याद कितना चीज करेगा, एक गो, दो गो, 10 गो, 5 गो, 118 एलिमेंट का मास कहाँ से याद कर लीजिएगा? तो ये पढ़ाने से पहले देखना पड़ता है कि मासवा कितना था, ताकि आपको बताया जा सके। ठीक है, देखिए अब बाबू हम लोग सबसे पहले देखिए कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये जो एलिमेंट लिखा है सबकी वैलेंसी 2 होती है। सबकी संयोजकता कितनी होती है? जैसे आप मॉडर्न पीरियड टेबल पढ़िएगा तो ये सब दूसरा ग्रुप का एलिमेंट है। उसमें आता है बाबू बेटा मांगे कन्या सुंदर, ये बारी कौन लेके कार स्कूटर मांग रहा है? बाप राजी, ये सब दूसरा ग्रुप का एलिमेंट है। बात समझ में आ रहा है? आप खुद देखिए कि सबका वैलेंसी इसमें कितना होता है, 2। ये में से लिया है, तीनों है। लेकिन बाबू मॉडर्न पीरियड टेबल अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए सबका यूज नहीं करना ठीक रहेगा। इन सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम था, इसलिए इनको एक साथ रखा गया। सबके पास 2 बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। अब विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, अब इनके मास का एवरेज निकाल के दिखा रहे हैं, उसको भी देख लीजिए। तो विद्यार्थी सबसे पहले देखिए एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ बोथ अनदर एलिमेंट्स, दोनों अन्य तत्वों का एवरेज मास, एटॉमिक मास का एवरेज। अब पहला कितना है 40, दूसरा कितना है 133.3/2। अब भाग कीजिएगा, तो पहले कितना देगा 177, कितना होगा 177, 177.3/2। 170 का आधा कितना हो जाएगा 85, बोला जी। इसका आधा करोगे तो कितना होगा 85। अब अब देखो, अब कितना बच गया 7.3, 7 का दिया कितना, भाग करिए लोग, क्या तो दिमाग लगाए, जाओ आराम से। संजोग से यहाँ पर कैलकुलेटर भी दिया हुआ है। कितना था 177, देर कैलकुलेशन करेंगे तो समय लगेगा। भागा तो 88.6 आया है। अब देखिए यहाँ पर आप लिखेगा 88.6। बाबू हम क्या बोले 87.6 कितना है 88.6। आप एक सिंपल बात सोचिए, हम बोले हैं ना बाबू कि समान भी हो सकता है, समतुल्य भी हो सकता है। तो हम कहेंगे बाबू कि ये इसके समतुल्य है, इसके एग्जैक्ट बराबर तो नहीं है लेकिन समतुल्य है। तो ये ट्रियड्स में एलिमेंट को सेटल किया जा सकता है, इसको भी नोट कर लीजिए। जल्दी लिखिए। लिखिए, हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या लिया गया बाबू, तीसरा जो एग्जाम्पल था क्या लिएगा, क्लोरीन, बात मत, ब्रोमीन,
और आयोडीन पर। इस पर लिया गया बाबू क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और क्लोरीन का मास आप लोग जानते हैं 35., ब्रोमीन का मास होता है बाबू 79.9, इसका मास होता है 126.9। अब दोनों के मास का एवरेज निकालिए, 35.5 प्लस 126 बाबू 9/2। कितना था भाई? कितना था? 35.5, जोड़ था ना 126.9, कितना हो गया 162.4, भागा कितना से करना है 2 से, 81.2 आया बाबू। 81.2 जो है ये लगभग, एग्जैक्ट नहीं, लगभग कितना के बराबर है 79.9, यानी कि लगभग 80 है कि नहीं है, इसके इक्विवेलेंट है, समतुल्य है। तो हम कह सकते हैं कि डोवाइन का त्रिक नियम इसमें सही है। तीनों नॉन मेटल होता है, तीनों एक बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन भी एक बॉन्ड, सॉरी क्लोरीन भी एक बॉन्ड, ब्रोमीन भी एक बॉन्ड और आयोडीन भी एक। नोट कर लीजिए इसको। क्या बाबू? क्लोरीन गैस होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है, फ्लोरीन गैस। इस गाइड का हुआ डिफिनेशन में लिखा हुआ केमिकल प्रॉपर्टी, सिमिलर, खाली केमिकल लिखे, तो ट्रेड में देखे ना खाली केमिकल प्रॉपर्टी, those three elements which have similar chemical property। तुम लोग भी हमको समझ रहे हैं? देख लिया सब। तो डवायर का त्रिक नियम यहाँ पर समाप्त होता है। अब इसके लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग न्यूलैंड्स का ऑस्टॉक नियम शुरू करेंगे। आज के क्लास में इतना ही।